नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं भागभरी। यह हाजरा मसरूब की कहानी है। आपने पिछली कहानी मोहब्बत और इस कहानी को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं वापस आपको हाजरा मसरूब की कहानी दोबारा से लाई हूँ, जिसका नाम है लेखिका हाजरा मसरूर। भागभरी कहानी हाजरा मसरूर। यह कहानी हाजरा मसरूर द्वारा लिखी गई है। यह पाकिस्तानी उर्दू लेखिका जिन्होंने अपनी लघु कथाओं के साथ खुद को स्थापित किया, उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। कहानी हाजरा मसरूर। यह उन दिनों की बात है जब मैंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी। मेडिकल कॉलेज के ज़माने में मैंने अपने आप पर रुपयों की कैसी कैसी बारिश होते न देखी थी। अपने बड़े बड़े प्रोफेसरों की लंबी लंबी कारें देख आदमी और सोच भी क्या सकता था। मगर जब डिग्री लेकर इस बाजार में आई तो मालूम हुआ कि गली के अंदर घटिया से कमरे पर बोर्ड लगाकर बैठने से वही दौलत वापस आनी मुश्किल है जो बेवा माँ के जेवरात बिक बिक कर फीसों और किताबों पर रखच हुई। आगे चलकर मैंने क्या रुख इख्तियार किया, यह एक अलग किस्सा है जिसका जिक्र करना इस मौके पर जरूरी नहीं। हाँ, तो उन दिनों जब पहली बार मुझे दूर दराज के एक गांव में जची का एक केस करने की दावत मिली तो मैं काफी खुश हुई। बजाहिर मैंने मोह बनाया और अपने तमाम मरीजों की परेशानियों का जिक्र किया, मगर जब सीधे सादे मुच्छर संदेशवाहक ने मेरा भाव एकदम बढ़ा दिया तो मैं फौरन तैयार हो गई। 200 रुपये रोज कम नहीं होते। मैं हैरान रह गई कि शहर की दूसरी चलती हुई डॉक्टरनियों से बचकर यह मेरे पल्ले कैसे पड़ गया। मैंने जल्दी से अंदर जाकर मां से जिक्र किया, लेकिन जो खुश होने की बजाय परेशान हो गई। बोली, हटाओ, दूर की बात है, जवान कोवारी लाख डॉक्टर हो। फिर भी मां की इस फिर भी से मैं भी परेशान हुई, लेकिन फिर एक तरकीब समझ में आ गई। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि वह दौड़कर साइकिल पर जाए और कॉलेज में कम से कम 6 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दे आए। और साथ ही मैंने घर की पुरानी नौकरानी माई को सफेद शलवार कुर्ता पहनाकर बतौर नर्स साथ चलने पर आमादा कर लिया। जब वापस अपने दवाखाने के उजड़े कमरे में गई तो ये बात भी फौरन तय हो गई कि नर्स को 10 रुपये रोज मिलेंगे। फिर मैंने पूछा कि वहां ट्रेन या बस किस वक्त जाएगी। कार लाया हूं, जवाब मिला। और मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि देहात से शहर तक पहुंचते पहुंचते कार कहीं इतनी बेकार न हो गई हो कि रास्ते में परेशानी उठानी पड़े। लेकिन जब मैं अपने 2 मुहाफिजों के साथ मां को दुआएं पढ़ते छोड़कर निकली और गली तय करके सड़क पर आई तो बिल्कुल नई कैडिलक देखकर मेरे चेहरे का रंग जरूर बदल गया होगा। मैं पछताएं कि मैंने फीस और ज्यादा क्यों न मांगी। रास्ते में मेरे छोटे भाई ने कुरेद कुरेद कर यह मालूम किया कि हम जिला सरगोधा के एक जागीरदार के यहाँ जा रहे हैं। जागीरदारनी की जिद थी कि लाहौर से डॉक्टरनी बच्चा जनाने आए। बड़े अरमानों की पहली जची थी। कई घंटे के सफर के बाद हम लाहौर से एक दूसरी दुनिया में दाखिल हुए। एक छोटे से गांव में एक बड़ी सी हवेली हमारी मंजिल थी। बड़ी सी बैठक के दरवाजे पर पीली पड़ती धूप में 1 दर्जन शिकारी कुत्तों को शाम का राशन बांटा जा रहा था और 10-12 आदमी उन कुत्तों की जंजीरों से लिपटे हुए थे। हमारे आने पर वे चौंके, लेकिन फिर कुत्तों की जंजीरों पर जुट गए। उसी पीली धूप में गद्देदार कुर्सी पर मेरे 200 रुपयों रोज के दाता मलिक गुलनवाज आलती पालती मारे बैठे थे। सफेद नीली सिल्क की तहमद और नीली सिल्क की कमीज, सिर पर बगैर कुलाह की पगड़ी और कलाई पर बाज मलिक के हाथ पर रखी हुई फाख्ता के पर बिखेर बिखेर कर ताज़ा ताज़ा गोश्त नोच रहा था। यह वक्त बाज के रातिब का भी था। कैडिलक के उस मालिक का तसव्वुर मैं ख्वाब में भी नहीं कर सकती थी। फिर भी उस माहौल से मैं काफी डर सी गई थी। डॉक्टरनी साहब, काफी तकलीफ उठाई आपने, मैं आपको खुश कर दूंगा, मालिक ने गहरी नजरों से देखते भारी आवाज में कहा।
घर के अंदर दाखिल होते हुए मुझे ख्याल आया कि मालिक साहब की सूरत उस बादशाह से मिलती थी जिसकी तस्वीर मैंने स्कूल के जमाने में किसी किताब में देखी थी। माथे तक पेंच दर पेंच बड़ी सी पगड़ी, घनी मूंछें, कुर्सी पर आलती पालती मारे और हाथ पर बाज बिठाए। बस मांग क्या मांगता है कहने की कसर थी। जनानखाने का माहौल लिबास और सजावट की तब्दीलियों के अलावा ऐसा ही था जैसा आमतौर पर हमारे पुराने ठाठ के बड़े घरों में होता है। सहन में रंगीन पीढ़ियों पर काफी से ज्यादा औरतें तहमद और मोटी रेशमी किनारी वाली चादरें लपेटे फिक्रमंद शक्लें बनाए बैठी थी और एक खेस से धनके हुए पलंग पर एक बूढ़ी फिक्रमंद सी बैठी नस्वार सुड़क रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये घर की बड़ी बूढ़ी होंगी। सचमुच यही मालिक की वालिदा बड़ी मालकिन थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह उठकर मेरा इस्तकबाल करेगी, लेकिन वह उम्मीद पूरी न हुई। मैं ठिठकती हुई पलंग के करीब रुक गई। बूढ़ी मालकिन ने मुझे गौर से देखते हुए दुशाले का पल्लू सरकाकर गर्दन से लेकर नाक तक डाल लिया और अब मैं उसकी तेज आंखें ही देख सकती थी, जो मुझे सख्ती से घूर रही थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने जी में दुआ की कि अल्लाह इन सब औरतों को प्रसव पीड़ा होने लगे। मरीज कहाँ है? मैंने अटक अटक कर पूछा। सब औरतें जंगली हिरनियों की तरह गर्दनें उठा उठाकर मुझे हैरत से घूरने लगी। बीमार कहाँ है? अब के मेरी भाई ने बहुत ही सख्त लहजे में सवाल किया। अल्लाह का नाम लो, बीमार यहाँ कहाँ? एक औरत ने दोनों तरफ छिदी हुई नाक की छिपारनुमा कीलें चमकाकर बड़ी ही कर्कश आवाज में जवाब दिया। सबकी दुश्मनी भरी नजरें मुझी पर जमी थीं। मैंने समझा, मैं देर से पहुंची हूं इसीलिए सबकी नफरत का निशाना। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। हूं। शायद बेचारी खत्म हो चुकी और मैं अफसोस में डूबी हुई दोबारा मालिक की सोफों की ठोसी हुई बैठक में पहुंच गई। अफसोस है मालिक साहब, मैं मरीजा को नहीं देख सकी। मैंने देखा कि इस फिक्रे से मेरे भाई के चेहरे का रंग यूं उड़ गया जैसे उसे सदमा पहुंचा हो। जाहिर है कि मेरे भाई को तालीम के लिए फीस की जरूरत भी होती है, मगर मालिक साहब के पीले हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओफहो डॉक्टरनी साहब, मैंने अभी तक वालिदा से जिक्र नहीं किया था कि लाहौर से डॉक्टरनी बुलाई है। ये कहकर मालिक साहब उठ खड़े हुए और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मगर मालिक साहब अब अंदर जाने से क्या फायदा? मैंने गर्दन झुकाकर कहा। डॉक्टरनी साहब आप बुरा न माने, दरअसल मेरी वालिदा रस्मो रिवाज के खिलाफ जाना पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने पहले जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। वह जरा शर्माकर बोले और मैं कुछ न समझकर उलझती हुई उनके साथ हो ली। लेकिन घर के अंदर पहुंचकर मालिक और बड़ी मालकिन में झकझक शुरू हो गई। वह बार बार मेरी तरफ इशारा करके मुंह बनाती और बेटे से कहती, बीमार बीमार हूँ, बीमार कहती है। यह किस्सा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बाद में मालिक ने गहरी नजरों से मुझे देखकर धीरे से बताया, बड़ी मालकिन को आपकी यह बात नागवार गुजरी कि आपने पहले पहल की जचा को बीमार कह दिया। जची, आप जानती हैं मुबारक चीज है, वगैरह वगैरह। वह सामने महल में है। मालिक ने एक लंबे कमरे के दरवाजे की तरफ यूं इशारा किया जैसे इच्छित मोती का पता दे रहे हों, और मैं बजाय हंसने के और खिसियाकर रह गई। सिर्फ एक दरवाजे वाले लंबे से अंधेरे कमरे में जचा को देखने के लिए मुझे खिड़कियों और रोशनदान ढूंढने के लिए नजरें दौड़ानी पड़ी, और फिर मायूस होकर मैंने उन औरतों की तरफ ध्यान दिया जो उस कमरे में मौजूद थी। एक सीढ़ी बुढ़िया होने वाली माँ का पेट पकड़े पलंग पर चढ़ी बैठी थी और उस जैसी कई औरतें उसके हाथ पांव और सिर दबा रही थीं। सबने मुझे इस तरह देखा कि मैंने जचा की बजाय महल की सजावट देखनी शुरू कर दी। कमरे के हर कोने में बिछे हुए रंगीन पलंग और खूबसूरत खेस, दीवार पर किस्म किस्म के बर्तन, आईने और पंखे। तो यह महल है, मैंने सोचा। जचा 30-35 साल की औरत थी, जो अपने इलाके के तमाम जेवरात पहने हुए थी।
अगर उसको प्रसव पीड़ा न हो रही होती तो काफी खूबसूरत नजर आती। मैंने अपनी माई की तरफ देखते हुए कहा कि जचा को फौरन उस फंसे हुए घुटे कमरे से किसी और जगह ले जाया जाए। माई ने औरतों के सामने तजवीज रखी और हुल्लड़ सा मच गया। उंगलियां नाक और होठों पर पहुंच गई और हुल्लड़ में बड़ी मलकनी हाफती हुई आ गई। मेरी तजवीज उनकी आम सहमति से रद्द हो गई क्योंकि इस किस्म का कमरा जनानखाने का महल कहलाता है और जरूरी है कि घर की बहू इसी जगह अपने बच्चे को जन्म दे। औरतें कमरा खाली कर दें। मेरी दूसरी तजवीज भी नामंजूर हो गई क्योंकि गैर औरत के हाथ में जचा को सौंप देना उनके हिसाब से हिमाकत थी। लिहाजा मैंने माई से कहा कि वह जचा के पायती खेस की ओट करें ताकि मैं मरीजा का मुआयना कर सकूं। पहली जची थी। मरीजा ने बताया, बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद ये दिन पूरे हुए हैं, वरना पहले तो कभी 9 महीने पूरे ही न होते। एक फकीरनी कहती थी, एक जान रहेगी माँ या बच्चा। मेम साहब, दोनों को बचाओ, बड़ा इनाम देंगे, खुश कर देंगे। मरीजा दर्द और खौफ से सफेद हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक है। ये सुनकर कृतज्ञता से मरीजा के आंसू निकल आए और नाक बहाई। रुमाल से उसके आंसू पोंछ चुकने के बाद नाक पोंछने में बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि हीरे की बड़ी बड़ी कीलों से नथुने ढंके हुए थे। मैंने देने को तसल्ली दे दी, मगर यह किस्सा सुनकर खुद परेशान सी हो गई। पक्की उम्र की औरत की औलाद जरा मुश्किल से होती है और फिर जचा को दर्द भी बड़े बेतुके थे और बच्चे की दिल की हरकत सुस्त। मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि इज्जत रख लेना, वरना वापसी के लिए कैडिलक तो क्या खाक मिलेगी। रात आ गई। औरतें उसी तरह आपस में बोलती रहीं और बारी बारी मरीजा का जिस्म दबाती रही। माए ने एक दफा चुपके से कहा कि मैं भी मरीजा का पेट पकड़ लूं, क्योंकि औरतें कहती हैं, ये डॉक्टरनी मुफ्तखोरी है, हाथ धरे बैठी है। मैंने माई के हुक्म की तामील की। जब मरीजा जोर से कराहने और होंठ काटने लगी, तो मैंने सब औरतों से बाहर निकल जाने को कहा। लेकिन कई औरतें लपकी और पलंग के पास 2 ईंटें रख दी, फिर सब मिलकर जचा को उठाने लगी, ताकि वह ईंटों पर उकड़ो बैठ जाए। बिस्मिल्लाह खैर अल्लाह। मरीजा उनके हुक्म की तामील कर रही थी और मैं सूरत हाल देखकर खौफ से चीख पड़ी। सब छोड़ दो, भाग जाओ यहां से, तुम सब इसे मार डालोगे। औरतें इस दखलंदाजी पर हुल्लड़ मचाने लगीं। माए ने मरीजा को बाजुओं से पकड़कर लिटा दिया और मजबूरन बगैर किसी ओट के बच्चे को सबके सामने पैदा करना पड़ा। बच्चा कमजोर सी आवाज में रोने लगा। मुबारक सलामत का शोर उठा और बाहर से जितनी औरतें अंदर आ सकती थी आ गई। बाकी दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। मैं देख रही थी कि इस वक्त जचा की हालत खराब है। मैंने ब्लीडिंग कम करने के लिए उसे इंजेक्शन कोहनियों के टहोकों के दरमियान दिया। सुई देखकर कई औरतें दर्द से कराह उठीं। जचा को गश आ गया था। अचानक बाहर बंदूकों से फायर होने लगे और फिर धूल नफीरियां बजने लगी। इसके बाद रस्मों और शगुनों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया और कई बार मेरा ध्यान जचा की तरफ से हट गया। जाहिर है कि मेरे लिए ये सारी चीजें दिलचस्प थीं, मगर यह अजीब बात थी कि उस घर में मौजूद तमाम लोगों का रवैया अभी तक मेरे लिए दोस्ताना नहीं था। हालांकि मैंने कई रस्मों में दूसरी औरतों की देखा देखी रुपए भी दिए, चूंकि मुझे कदम कदम पर जचा और बच्चा की जिंदगी की खातिर उनसे झगड़ना भी पड़ता था, इसलिए मेरी दिलजोई ऊपर ही ऊपर गई। रात भर ढोल बजी। जचा को पूरी नींद लेनी चाहिए थी क्योंकि उसे बुखार था, मगर वह उस हंगामे में इतनी दिलचस्पी महसूस कर रही थी कि मैं मजबूरन खामोश रही। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए मालिक साहब के बुलावे पर बैठक में गई तो मेरे भाई ने बताया कि बाहर भी रात भर आतिशबाजी छूटी और मलिक के सैकड़ों खेतिहरों ने नाच गाकर सुबह की। मालिक साहब को बच्चे की पैदाइश पर बड़े तोहफे मिले। मैं उन तोहफों वाली रस्म पर काफी हैरान हुई, लेकिन दूसरे दिन मेरी हैरानी शदीद खौफ में तब्दील हो गई जबकि यह वाकया हुआ। एक तो सर्दी का जमाना, उस पर से सवेरे से ही बादल आने शुरू हो गए। मैं नहाना चाहती थी क्योंकि मुझे अपने जिस्म पर मनोगंदगी लिपटी हुई मालूम हो रही थी।
ये तो मैंने बिल्कुल तय कर लिया था कि इस घर में मेरी सबसे तनातनी है, इसलिए मैंने नहाने के लिए गर्म पानी किसी से तलब न किया। रात भर की जगाई के बाद और बुखार की शिद्दत से थोड़ी नींद लेने के बाद जचा ने मेरी तरफ करवट ली और उसकी आंखें हीरे की कीलों के साथ चमकी तो मैंने उससे कहा, क्या नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा? बिस्मिल्लाह, जरूर नहाओ जी। और फिर उसने मुस्कुराकर बच्चे को घेरे बैठी औरतों में से एक से कहा, भागभरी से कहो कि मेम साहब के लिए पानी गर्म कर दें। जचा को इंजेक्शन देने के बाद मैंने माई से कहा कि सूटकेस से मेरे कपड़े निकाले। कपड़े तो जी, तुम्हें मेम साहब, हम इनाम में देंगे, जचा ने मीठी अदा से मुस्कुराकर कहा। और मुझे बहुत बुरा लगा। खुदा जाने, वह गवार मलकनी मुझे कोई दाई खिदमतगार समझती है, जो बेटा जनने की खुशी में जोड़ा देगी। हम डॉक्टर हैं मलकनी, अपनी मुकर्रर की हुई फीस लेते हैं, जोड़े नहीं। मैंने गुरूर से मोह बनाकर जवाब दिया और वह हैरत से मुझे देखने लगी। मेम साहब, तुमने हमारी खिदमत की है, फिर हम सभी को कुछ देंगे। अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। अच्छा, मेरी माई को दे देना। मैं तो। इतने में एक 10-12 साल की लड़की भदर भदर अंदर आ गई। खूबसूरत, तंदुरुस्त, चंपई सा रंग, माथे पर महीन गुंथी हुई मेड़ियों की मेहराब, कानों में चांदी के बुंदे। ये भाग भरी थी। हम इसे भी जोड़ा देंगे, बेटा जो हुआ है। जचा मुझे अपनी बात पर कायल करने पर तुली हुई थी और भाग भरी मुझे देखकर एकदम शर्माने लगी। पानी रख दिया भाग भरी। मेम साहब को गुस्ल खाने ले जाओ, जचा ने उससे कहा और मैं नहाने चली गई। नहाते हुए मैं झल्ला झल्ला कर सोचती रही कि कैसे लोग हैं किसी की पोजीशन तक को नहीं जानते। जोड़ा देगी मुझे, हाँ। जब मैं नहाकर सिर पर तौलिया लपेटे निकली तो गीले बाल सुखाने के लिए सहन में बैठकर आती जाती धूप में सियाने लगी। भागभरी ने किसी कोने से मुझे देखा और दौड़कर मिट्टी के कनकारों वाली अंगीठी लाकर मेरे पास रख गई। उस वक्त भागभरी मेरे दिल को भा गई। घर में बड़ी चहल पहल थी। औरतों पर औरतें उमड़ी चली आ रही थी। उस वक्त फिर गाने बजाने का प्रोग्राम था। अचानक मलिक साहब खांसते खांसते जनान खाने की तरफ आए। मुझे गहरी गहरी नजरों से देखा। जचा बच्चा के बारे में एक दो बातें दरियाफ्त की और फिर बड़ी मालकनी की तरफ चले गए। चंद मिनट बाद वह दोबारा बाहर चले गए। भागभरी, मलिक जी नहाएंगे। तौलिया बाहर गुस्ल खाने में रखा, बड़ी मलकनी ने हुक्म दिया। और भागभरी उसी तेजी से भदर भदर भागती हुई मर्दाने गुस्ल खाने की तरफ चल दी। गाने बजाने की तैयारियों को देखकर मैं बोर होने लगी। मैं इत्मीनान से सो जाना चाहती थी। मेरे ख्याल में जचा को भी सुकून से सो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बस न चला। मैंने उस वक्त सोचा कि किसी पश्चिमी लेखक का कॉल है कि देहात सेहत बख्श कब्र है, मगर मेरे अल्लाह, ये कब्रें कितनी शोर भरी हैं, कितनी जिद्दी हठीली लाशें, कितना सामे है। मैं तो हूं ही शहर का कीड़ा, मगर शर्त बदकर कह दूं कि शहर की मुर्गी या कुत्ते तक को यहां ले आओ तो साधनावस्था में जाकर जान दे दे। मैं निहायत तलखी से सोचती रही और बस सोचती रही। मुझे अपने रोज के 200 रुपयों का ख्याल तक न आया और फिर जैसे साधनावस्था में झोंक दी गई। दरअसल मुझे सख्त नींद आ रही थी। अचानक भागभरी रोती घुटती मेरे पास से गुजरी। उसका मुंह सुर्ख हो रहा था। एकाएक वह डगमगाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसका नीला तहमद खून के धब्बों से लाल हो रहा था। मैं दौड़कर उसे उठाने लगी। काएं काएं शुरू हो गई और एकदम बावर्ची खाने, रसोई से एक औरत दौड़ती हुई आकर महीन सुरीली आवाज में रोने लगी। वह भागभरी की मां थी। भागभरी ने फौरन आंखें खोल दी। माए, मलिक जी, माए। भागभरी ने मां की तरफ हाथ फैलाकर कहा और आंखें बंद कर ली। फिर मां जोर जोर से विलाप करने लगी। जाहिर है कि क्या हो चुका था। मैं, कुंवारी लड़की, दहशत से कांप रही थी। तमाम औरतें इकट्ठा हो गईं। माई मुझे कपकपाती देखकर सहारे से जचा वाले कमरे में ले आई।
अचानक सहन में बड़ी मलकनी की दबंग आवाज शोर करने लगी। माए दोबारा टोह लेने बाहर चली गई। मैं सुन्न सी बैठी रही। थोड़ी देर बाद जरा सी खामोशी छा गई। जचा अब तक आंखें फाड़े बाहर की आवाजों पर कान लगाए हुए थी। जब माए बाहर से आई तो उसने चुपके चुपके किस्से को संक्षिप्त करके सुनाया कि बड़ी मलकनी भाग भरी की मां को रोक रही थी कि बच्चे वाले घर में रोना मत डालो, लेकिन वह अपनी बच्ची की हालत पर विलाप करती ही रही तो बड़ी मलकनी आपे से बाहर हो गई कि तेरी लड़की खुद मस्तानी हुई है, तौलिया रखकर वहां रुकी क्यों, मर्द है, क्या करें। और यह भी कहा कि बड़ी बेटी की इज्जत की दुहाई देने आई। वह दिन भूल गई जब तेरा खाविंद खेतों पर होता था और तू मलिक जी की बैठक में होती थी। भागभरी की मां ने रो रोकर अपने बराबर वालियों से फरियाद की तो बड़ी मलकनी और भी जल गई कि देखें कौन है मरियम की बीवियां जिन्हें तू पुकार रही है। इस पर धीरे धीरे खामोशी हो गई। भागभरी की मां जब रोने से बाज न आई तो मलकनी ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जाती हुई भागभरी को ले जाना चाहती थी मगर जवाब नहीं मिला। नहीं जाएगी, आज काम बहुत है हवेली में, सब रिश्ते नाते वाले जमा है, ऐसी कौन सी मौत आ गई है भागभरी को। हाय, लौंडिया खून से तरबतर है, तौबा मेरी, कैसे बेवकूफ लोग हैं। खामखा भागभरी की मां को और गुस्सा दिलाया। वह ऐसे गुस्से में गई है कि पुलिस लाएगी, देख लेना। माए ने समापन के तौर पर एक जोरदार आह खींची और सोच में डूब गई। मैंने डरते डरते जचा की तरफ देखा। वह खामोश और संजीदा लेटी हुई थी। उसके पहलू में उसका मिन्नतों और मुरादों का पहला बच्चा गंडा और ताबीजों से गुंथा पड़ा था। मैंने सोचा इंसान के साथ शैतान क्यों लगा हुआ है। अब यह पहला बच्चा देखो और बाप के लिए जेल का दरवाजा खुला हुआ है। खैर, चाहे मुझे जचा पर कितना ही रहम क्यों न आए, मैं तो सच्ची गवाही दूंगी, भले ही मुझे 200 रुपये रोज के न वसूल हों। इसके बाद बाहर सहन में जोर जोर से ढोल धमकने लगे और किसी बोल के गीत गूंजने लगे। मैं उस मौके पर ढोल की आवाज से हौल गई। गीत के बोल सुनकर उदास लेटी हुई जचा को जैसे होश आने लगा और उसने मेधियों से गुथा हुआ सा आहिस्ता से बच्चे पर झुका दिया और उसे हौले से चूमकर रहस्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। ऐसी एहतियात भरी मुस्कुराहट जैसे वह मकड़ी के जालों जैसी हो और वह डर रही हो कि कहीं कोई तार टूट न जाए। मैंने एक आह भरकर कहा, बच्चे की किस्मत भी कैसी है, नसीबों वाला है, जीवे मेरा लाल। जचा ने चौंककर जवाब दिया। मैंने सोचा, मुझे बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मां का दिल बड़ी से बड़ी मुसीबत और तबाही की जिम्मेदारी भी अपने बच्चे पर नहीं डालेगा, मगर फिर भी मैंने कानून के बारे में अपनी जानकारी सबकी सब उसके सामने उगल दी। वह ताज्जुब और खौफ से आंखें फाड़े मेरी बातें सुनती रही और फिर एक लंबी सांस लेकर बच्चे को चूमने लगी। बुखार से या न जाने क्या सोचकर जचा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं खामोश हो गई। हवेली की अंगनाई में ढोल के साथ गीतों के बोल लहराते रहे। एक औरत अंदर आई और उसने जचा पर झुककर कुछ कहा जो मैं न सुन सकी। मैंने जचा का टेम्परेचर लिया। बुखार और भी तेज हो गया था। बच्चे को भी बुखार था। मैं अब यहां से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। होने को तो ये भी हो सकता था कि मैं दवाएं देकर रुखसत हो जाती, मगर मुझे अपने पांव में एक जंजीर सी बंधी मालूम हो रही थी। जाहिर है ये जंजीर कौन सी थी। थोड़ी देर बाद वही औरत आई। जरा पहले जचा से खुसुर पुसुर कर गई थी, अब उसके साथ भागभरी थी। भागभरी की आंखों में वह शर्म नहीं थी जो पहली बार इस कमरे में आते हुए उसकी आंखों में देखी थी। वह किवाड़ का सहारा लिए चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। मेम साहब, इसका भी इलाज करो, जचा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और मैं उस देहाती जागीरदारनी की महानता के सामने सन्नाटे में आ गई। भागभरी की तकलीफ का जो भी इलाज मुमकिन था, मैंने किया। भागभरी उस वक्त कितनी भावनाविहीन हो रही थी। एक दिन और गुजर गया। दूध उतरने की वजह से जचा का बुखार बहुत तेज हो गया।
वह बार बार अचेत सी हो जाती, लेकिन उसी दिन मैं वापस चल दी। शायद मैं जर्चा की हालत देखकर एक दिन और रुक जाती, लेकिन उसी दिन चल देने में मेरी माई का शदीद इसरार शामिल था। किस्सा यूं हुआ कि सुबह सुबह अपने भाई के साथ कीमती सोफों से ठोसे दीवानखाने में मुर्ग और पराठों का नाश्ता कर रही थी और मलिक साहब मुझे जर्चा बच्चा की खैरियत पूछ चुकने के बाद बाहर धूप ले रहे थे। उनके शिकारी कुत्तों को सुबह का रातिब बांटा जा रहा था। करीब ही कहीं ढोल नफीरियां बज रही थी और उस लम्हे में मैंने तय किया कि 2-1 दिन और रहना चाहिए। पैसे बन रहे हैं। इस लम्हे के बाद करीब के मकान की ओट से निकलकर भाग भरी की मां आती नजर पड़ी। जाड़े की धूप में उसका स्याह तहमद, सुर्ख लंबा कुर्ता और गहरी जर्द चादर चमक रही थी। वह धीमी चाल से चल रही थी। उसके सिर पर एक बड़ा थाल था जो गोटे लगे सुर्ख दुपट्टे से ढका हुआ था। उसके पीछे और भी कई औरतें थीं। वह भी कुछ न कुछ सिर पर उठाए हुए थीं, और मर्द भी थे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ ढोल नफीरियां बजा रहे थे। भागभरी की मां के नेतृत्व में ये जुलूस बिल्कुल करीब आ गया। रातें पर झगड़ते हुए कुत्ते भौंकने लगे। ढोल की धम-धम और उचकते फांदते मर्दों की हाव-हू से मलिक साहब के हाथ पर बैठा हुआ बाज एकदम उड़ा और अपनी जगह पर आ बैठा। और सबके बाद अकड़ते बरतते घोड़े की लगाम एक शख्स की तरफ उछालकर थानेदार मलिक साहब की तरफ बढ़ा। हवेली की ड्योढ़ी से औरतें सैलाब की तरह बाहर आ गईं। बहुत सी रेशमी कपड़ों वालियां दीवानखाने में भी घुस पड़ी। मेरा भाई घबराकर बाहर निकल गया और मैंने औरतों के हुजूम में धक्के खाते हुए देखा कि भागभरी की मां ने थाल उतार कर मलिक साहब के कदमों के करीब रख दिया। बच्चे के कपड़े आए हैं का शोर अंदर से बाहर तक बरपा था। मैं एकदम माई को ढूंढने अंदर भागी। आंगन खाली था। जचाखाने में जचा पलंग पर बैठी हुई थी और भागभरी की मेधियां उसके हाथ में थीं और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे वह प्रसव पीड़ा से ग्रस्त हो। मुझे देखकर वह चौंक पड़ी। बदतमीज ने पानी बिस्तर पर गिरा दिया। वह मुझसे मुखातिब हुई और उसका चेहरा यूं शांत और खिला सा हो गया जैसे वह अभी अभी बच्चा जनकर फारिग हुई हो। भागभरी के दोनों गालों पर उंगलियों के सफेद निशान उभरे हुए थे और बिस्तर या कमरे में पानी का नाम तक न था। मैंने जल्दी से माई को ढूंढकर उससे खुसुर पुसुर की। उसने भी मेरे साथ बातें की और हम फौरन चलने को तैयार हो गए। मुझे उन पलों में यूं लग रहा था जैसे मैं अकेले घर में हूं। ऐसे घर में जिसकी दीवारें गिर चुकी हों। घर पहुंचकर 3 दिन के 600 रुपये मां के हाथ पर रखते ही बड़े जोर की बहस शुरू हो गई। सही या गलत, मतलब ये कि मैंने फौरन चले आने में हिमाकत की या नहीं। मां कहती, बिल्कुल ठीक किया। भाई कहता, बिलावजह घबराकर भागी। कहानी में अब तक बने रहने से यह पता चलता है कि और आप बहुत ही मजेदार, रोचक व्यक्ति हैं। आखिरी तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। कहानी अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एवरीथिंग इज गुड पर इंडिया इज द बेस्ट। भारत माता की जय। इससे पहले कि इसका कोई फैसला हो, मैं यह बता दूं कि कुर्ता टोपी के जिस जुलूस की अगुवाई भागभरी की मां कर रही थी, वह थानेदार के घर से आया था।